आज हम उन घटनाओं की पड़ताल करेंगे जो हमारी दुनिया को मतलब रातों रात बदल देती हैं, पर जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं हैं। ये वो बड़े अनपेक्षित झटके हैं जो अचानक आते हैं और सब कुछ हिलाकर रख देते हैं। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, एक टर्की है जिसे 1000 दिनों तक बड़े प्यार से पाला पोसा जाता है। हाँ। उसे दाना खिलाया जाता है, उसकी देखभाल होती है। हर गुजरता दिन उसके इस विश्वास को और पक्का करता है कि इंसान उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं, कि वो उसका भला चाहते हैं। हाँ। लेकिन फिर थैंक्सगिविंग से ठीक एक दिन पहले उसकी दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। टर्की के लिए ये एक भयानक झटका है, एक ब्लैक स्वॉन। लेकिन कसाई के लिए, उसके लिए तो ये बस एक सामान्य दिन था। और यही आज की हमारी बातचीत का सार है। अच्छा। इन बड़ी अप्रत्याशित घटनाओं को ही ब्लैक स्वॉन कहा जाता है। ये नाम इस पुरानी धारणा से आया है कि दुनिया में सिर्फ सफेद हंस होते हैं। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। जब तक कि ऑस्ट्रेलिया में काला हंस नहीं मिल गया, उस एक खोज ने सदियों के विश्वास को एक झटके में गलत साबित कर दिया। वाह। तो ब्लैक स्वान की 3 पहचानें। पहला, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है, हमारी कल्पना से परे। दूसरा, इसका असर बहुत बड़ा होता है, जबरदस्त। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, घटना हो जाने के बाद हम इंसान पीछे मुड़कर देखते हैं और ऐसी कहानियां गढ़ लेते हैं कि अरे ये तो होना ही था, इसके संकेत तो मिल रहे थे। मतलब हम बाद में खुद को तसल्ली देते हैं कि हम उतने भी बेवकूफ नहीं थे। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग हमें ये बड़े झटके देखने से कैसे रोकता है। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है, अगर ये घटनाएं इतनी बड़ी और प्रभावशाली हैं, तो हम इन्हें आते हुए देख क्यों नहीं पाते? क्या दुनिया इतनी ही अनप्रिडिक्टेबल है या इसमें कोई और पेच है? यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। असल में हम एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग तरह की दुनियाओं में एक साथ रहते हैं। 2 दुनियाओं में? हाँ। पहली दुनिया को लेखक ने मजाक में मेडिक्रिस्तान कहा है। मेडिक्रिस्तान? हाँ, ये औसत की दुनिया है, अ वर्ल्ड ऑफ एवरेजेस। यहाँ चीजें एक सीमित दायरे में रहती हैं। जैसे अगर आप एक कमरे में 1000 लोगों को इकट्ठा करें, ठीक है, और फिर दुनिया के सबसे मोटे इंसान को भी उस कमरे में ले आएं, तो भी कमरे के लोगों का जो औसत वजन है वो बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा। अच्छा, मतलब वो एक अकेला इंसान पूरे ग्रुप का औसत नहीं बिगाड़ सकता। Exactly. इंसानी कद, वजन, ये सब इसी दुनिया में आते हैं। यहाँ पर बेल कर्व यानी वो घंटी जैसा ग्राफ काम करता है। ओके, मतलब यहाँ ज्यादातर चीजें औसत के आसपास ही रहती हैं। तो फिर दूसरी दुनिया कौन सी है? दूसरी दुनिया है एक्सट्रीमिस्तान। एक्सट्रीमिस्तान? हाँ, ये चरम की दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ औसत का कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ एक अकेला आंकड़ा, एक अकेली घटना पूरी तस्वीर को बदल कर रख सकती है। जैसे? मतलब हम शेयर बाजार को ऐसे समझने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो किसी इंसान का वजन हो जो एक सीमा में ही घटता बढ़ता है। बिल्कुल। जबकि शेयर बाजार तो जेके रोलिंग की तरह है जो अचानक सब कुछ बदल सकता है। मतलब असल समस्या ये है कि हम एक्सट्रीमिस्तान की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन नियम और सोच मेडिक्रिस्तान वाली लगा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही मूल समस्या है। ठीक है, तो हमने समझा कि दुनिया 2 तरह की है, लेकिन सवाल यह है कि हमारा दिमाग ऐसी गलती करता ही क्यों है? ऐसा लगता है कि हम सच से ज्यादा कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल, हमारा दिमाग वो एक कहानी बनाने की मशीन है। उसे बिखरी हुई बेतरतीब जानकारी से नफरत है। वो तुरंत उन टुकड़ों को जोड़कर एक मतलब वाली, सुनने में अच्छी लगने वाली कहानी बना लेता है। इसे नैरेटिव फैलेसी कहते हैं। कथा का भ्रम। हाँ, कथा का भ्रम। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें लगे कि हमें दुनिया समझ में आ रही है, कि सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन यह समझ अक्सर एक धोखा होती है। इसका कोई उदाहरण है? एक क्लासिक उदाहरण है, जिस दिन सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया जी, उस दिन सुबह ब्लूमबर्ग न्यूज पर खबर आई, अमेरिकी बाजार चढ़े सद्दाम की गिरफ्तारी ने अनिश्चितता कम की। अच्छा, तो बाजार ऊपर गया? हाँ, कुछ घंटों बाद जब बाजार नीचे गिरने लगा तो हेडलाइन बदल गई। क्या हो गई? अमेरिकी बाजार गिरे, सद्दाम की गिरफ्तारी से आतंकवाद बढ़ने का डर। कमाल है, मतलब एक ही घटना 2 बिल्कुल उल्टे नतीजों की वजह बन गई। बिल्कुल। ये तो काफी डरावना है। इसका मतलब है कि हम जो भी खबरें पढ़ते हैं वो असलियत का सिर्फ एक वर्जन है, शायद सबसे आसान और कंफर्टिंग वर्जन। हाँ, और सबसे खतरनाक बात यह है कि जो कहानी जितनी सरल और भावुक होती है, हम उस पे उतना ही ज्यादा यकीन कर लेते हैं। और फिर हम उस कहानी को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हाँ, कंफर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही जानकारी देखते
याद रखते और शेयर करते हैं जो हमारी बनाई कहानी से मेल खाती है। और जो मेल नहीं खाती उसे नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, या उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं। विडंबना तो ये है कि किसी के पास जितनी ज्यादा जानकारी होती है वो अपने विचारों को लेकर उतना ही ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाता है, भले ही उसकी जानकारी उसे गलत दिशा में ले जा रही हो। तो हम कहानियां बनाते हैं और फिर उन्हीं कहानियों को सच मानने के लिए सबूत ढूंढते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबूतों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे? ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी विचार है। इसे साइलेंट एविडेंस या मूक साक्ष्य की समस्या कहते हैं। मूक साक्ष्य। हाँ, इसके पीछे एक पुरानी कहानी है। एक बार एक नास्तिक को मंदिर ले जाया गया। वहां दीवार पर उन नाविकों की तस्वीरें लगी थी जो समुद्री तूफान में फंस गए थे। उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की और चमत्कारिक रूप से बच गए। ठीक है। पुजारी ने नास्तिक से कहा, देखो, प्रार्थना की शक्ति, अब तो मानोगे? उस नास्तिक ने एक सवाल पूछा, ये सब तो ठीक है, पर उन लोगों की तस्वीरें कहाँ हैं जिन्होंने प्रार्थना तो की लेकिन फिर भी डूब गए? वाह, मतलब हम हमेशा विजेताओं को ही देखते हैं, सफल कंपनियां, अमीर लोग। अरे हाँ, ये तो इंस्टाग्राम पर भी होता है। हम सिर्फ सफल इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि कितना आसान है। बिल्कुल सही। हम उन लाखों लोगों को नहीं देखते जो रोज वीडियो बनाते हैं पर जिन्हें कोई नहीं देखता। वो पूरा का पूरा एक कब्रिस्तान है जिसे सोशल मीडिया छिपा देता है। ठीक, यही बात है। हम विजेताओं को देखकर सफलता का एक गलत फॉर्मूला बना लेते हैं। क्योंकि असफल लोग अपनी कहानी बताने के लिए वो बचते ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि रूसी गुलाग लोगों को सख्त बना देते थे, क्योंकि जो लोग वहां से जिंदा लौटे वो बहुत मजबूत थे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गुलाग ने कमजोर लोगों को मार डाला। डूबे हुए नाविक अपनी कहानी बताने के लिए वापस नहीं आते। ओके, आई गेट इट। हम आम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, कहानियों में खो जाते हैं। लेकिन उन एक्सपर्ट्स का क्या, जो डेटा, गणित और मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं? क्या वो बेहतर भविष्यवाणी नहीं कर सकते? देखिए, यहीं पर हम एक और बड़े भ्रम का शिकार होते हैं, जिसे ल्यूडिक फैलेसी यानी खेल का भ्रम कहते हैं। खेल का भ्रम? हाँ, हम जिंदगी की असल बेतरतीब अनिश्चितता को किसी खेल जैसे कैसीनो या ताश के खेल की साफ सुथरी नियमों में बंधी अनिश्चितता समझ बैठते हैं। अच्छा। एक कैसीनो में हमें पता होता है कि नियम क्या हैं, कितने पत्ते हैं, जीतने की संभावना क्या है, सब कुछ एक दायरे में है। लेकिन असल जिंदगी कोई कैसीनो नहीं है। यहाँ नियम बदल सकते हैं। नियम बदल सकते हैं। कोई अचानक आकर टेबल ही पलट सकता है, या हो सकता है खेल ही कोई और चल रहा हो। क्या इसका कोई आसान सा उदाहरण है? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए एक सिक्का 99 बार उछाला जाता है और हर बार हेड्स आता है। ठीक है। अब 100वीं बार टेल्स आने की क्या संभावना है? एक पढ़ा लिखा विशेषज्ञ, जिसे हम डॉक्टर जॉन कहते हैं, वो कहेगा 50%, क्योंकि हर उछाल स्वतंत्र है। हाँ, गणित तो यही कहता है। वो खेल के नियमों के अंदर सोच रहा है। लेकिन एक दुनियादार, स्ट्रीट स्मार्ट इंसान, जिसे हम फैट टोनी कहते हैं, वो कहेगा लगभग 0%, ये सिक्का जरूर खोटा है। हाँ। देखिए, डॉक्टर जॉन गणितीय मॉडल के अंदर कैद है, जबकि फैट टोनी उस मॉडल पर ही सवाल उठा रहा है। मतलब फैट टोनी खेल के नियमों पर ही सवाल उठा रहा है। बिल्कुल। असल दुनिया फैट टोनी की तरह है। ज्यादातर विशेषज्ञ डॉक्टर जॉन की तरह अपने मॉडलों के बक्से में कैद रहते हैं। तो अगर भविष्य इतना अनप्रिडिक्टेबल है, अगर हमारे एक्सपर्ट्स के मॉडल भी फेल हो सकते हैं, तो हम करें क्या? क्या इसका मतलब है कि हमें बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इन सब का सबसे गलत निष्कर्ष होगा। पॉइंट भविष्यवाणी करना छोड़ना नहीं है, पॉइंट भविष्यवाणी पर निर्भर रहना छोड़ना है। अच्छा। हमें बेहतर प्रिडिक्शन की कोशिश करने की बजाय खुद को और अपने सिस्टम को ज्यादा मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। फोकस प्रिडिक्शन पर नहीं, प्रिपरेशन पर होना चाहिए। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे करें? मजबूत बनने का क्या मतलब है? इसका एक तरीका है जिसे बारबेल स्ट्रैटेजी कहते हैं। बारबेल स्ट्रैटेजी? हाँ, सोचिए, एक बारबेल के दोनों सिरों पर वजन होता है और बीच में रॉड खाली होती है। इसी तरह हमें बीच का औसत रास्ता अपनाने की बजाय दोनों चरम पर चलना चाहिए। अपनी 90% संपत्ति या संसाधन बेहद सुरक्षित चीजों में लगाएं, जैसे सरकारी बॉन्ड्स, जहां कोई खतरा ना हो। ओके, 90% एकदम सेफ। और बाकी बचे 10% को बहुत ज्यादा जोखिम वाली लेकिन बहुत बड़े मुनाफे की संभावना वाली चीजों में लगाएं। लेकिन ये एक आम इंसान कैसे करे? क्या इसका मतलब है कि अपनी 90% सैलरी बचाओ और 10% से क्रिप्टो या किसी नए स्टार्टअप में निवेश करो? हाँ, ये एक उदाहरण हो सकता है, पर यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। अपने करियर में भी ऐसा कर सकते हैं। एक स्थिर नौकरी करें,
ये आपका 90% सुरक्षित हिस्सा है। और खाली समय में कोई पैशन प्रोजेक्ट? बिल्कुल, जो शायद कल बहुत बड़ी चीज बन जाए, ये आपका 10% जोखिम वाला हिस्सा है। इसका फायदा ये है कि कोई बड़ा नकारात्मक ब्लैक स्वॉन आपको बर्बाद नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपका 10% वाला जोखिम चल गया तो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। वाओ, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डाउनसाइड एंड ओपन टू द अपसाइड। एग्जैक्टली। ये तो कमाल की स्ट्रैटेजी है। और कोई तरीका है? हाँ, एक और जरूरी बदलाव है अपनी सोच में। संभावनाओं पर ध्यान देने की बजाय परिणामों पर ध्यान दें। संभावनाओं पर नहीं, परिणामों पर। हाँ, हमें नहीं पता कि कल भूकंप आने की संभावना कितनी है, ये बहस बेकार है। लेकिन हम ये जानते हैं कि अगर भूकंप आया तो इसके परिणाम कितने विनाशकारी होंगे, इसलिए हम तैयारी करते हैं। सही बात है। इसी तरह सकारात्मक ब्लैक स्वान के लिए खुद को खुला रखें। सेरेंडिपिटी को इंजीनियर करें। पार्टियों में जाएं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलें, ताकि अप्रत्याशित मुलाकातों और विचारों की संभावना बढ़े। हाँ, आप नहीं जानते कि कौन सी मुलाकात या कौन सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल देगा। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हमने ये समझा कि हम अक्सर दुनिया को हिला देने वाली बड़ी घटनाओं यानी ब्लैक स्वॉन को देखने से चूक जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग सच से ज्यादा कंफर्टिंग कहानियां पसंद करता है। हाँ, और हम सिर्फ विजेताओं की कहानियां सुनते हैं और असफलताओं के पूरे कब्रिस्तान को नजरअंदाज कर देते हैं। और हम जिंदगी की असल अनिश्चितता को किसी खेल के नियमों में बांधने की गलती कर बैठते हैं। और इसका समाधान बेहतर भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि ऐसी प्रणालियां और आदतें बनाने में है जो इन बड़े झटकों को झेल सकें और अप्रत्याशित मौकों का फायदा उठा सकें। मतलब हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। हाँ, इट्स नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, इट्स अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इट। क्या ये चर्चा उपयोगी लगी? इन विचारों के बारे में क्या राय हैं? और इस व्याख्या को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? अपने विचार जरूर साझा करें। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। अगर हम अपने जीवन में मूक साक्ष्य के सिद्धांत को लागू करें तो हमें ये सोचना चाहिए, हमारी आज की सफलताओं के पीछे दूसरों की कितनी अनगिनत गुमनाम असफलताएं छिपी हैं, जिन्होंने हमारे लिए रास्ता साफ किया, जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं चला।